नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स अपना जो लॉ ग्रेजुएट बन चुके हैं और अपना कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लॉ के बैकग्राउंड के अंदर, लॉ की फील्ड के अंदर, तो आप लोगों के लिए एक नई पोस्ट आ चुकी है। अपना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं सेबी, SEBI, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक रेप्यूटेड अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और डायरेक्ट अगर आप अपना एग्जाम क्रैक कर लेते हो और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हो तो आपको एक डायरेक्ट अपनी परमानेंट एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, कितने मेरे को फीस पे करनी पड़ेगी, कौन कौन सा मेरे को एग्जाम भरना पड़ेगा, इसके अंदर मैं सारी की सारी डिटेल्स वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ज्यादा देरी ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी रहेगी ये आपकी लीगल स्ट्रीम के अंदर रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया लीगल स्ट्रीम के अंदर। तो यहाँ पे अपना देखने को मिल रहा होगा। हम आगे चलते हैं और यहाँ पे अब एप्लीकेशन की डेट देख लेते हैं कि आपको जो लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, वो 9 जुलाई 2023 तक मेंशन करी हुई है। 9 जुलाई तक आप अगर आपने फॉर्म भर दिया तो वेल एंड गुड, आप एग्जाम दे सकते हो एंड सेबी के अंदर अपना लॉ ऑफिसर की पोस्ट आप ग्रैब कर सकते हो। और इसके अंदर जो है आपका फेज वाइज एग्जाम होगा। पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा MCQ का, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट जैसे हम बोलते हैं, फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो पहले अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया होगा फिर मेंस में आओगे, मेंस क्लियर कर लिया होगा फिर आप इंटरव्यू में आओगे, इंटरव्यू क्लियर कर लिया होगा फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, साथ साथ इंटरव्यू से पहले भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी लॉ ऑफिसर की पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये डेट्स आपको मिली हुई है कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा MCQ का, जिसको हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन बोलेंगे, तो आपका 5 अगस्त को होगा। देन आपका फेज 2 का एग्जाम जो है आपका 9 सितंबर को होगा एंड इंटरव्यू की डेट्स वो बाद में डिस्क्लोज करी जाएंगी। ये चीज हमने समझ ली है। हम आगे चल लेते हैं। लीगल के अंदर देखो यहाँ पे ना वैकेंसीज की कितनी क्वांटिटी में आ रखी है। 11 पोस्ट है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC वालों के लिए 7, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अपना 2 एंड EWS के लिए जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं ना। और ये हमारी 2 पोस्ट है एंड टोटल इसमें हम देखा जाए 25 पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे मैंडेटरी सबसे जरूरी चीज है हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। भाई देखो, क्लियर तौर पे यहाँ पे बोला गया है आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बस खत्म बात, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर हमने कहीं पे पढ़ा था, कोई वीडियो देखी है, वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, लोग बोल रहे हैं। मैं देखो क्लियर शब्दों में बोलूंगा, यहाँ पे बोला मैंडेटरी और डिजायरेबल। मैंडेटरी का मतलब ये तो आपके पास होना ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। और अगर डिजायरेबल की बात करें कि अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि अगर मैं भी सिलेक्ट होता हूं और आप लोग भी एग्जाम क्लियर करने के बाद सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। सिलेक्ट होने का मतलब इंटरव्यू की स्टेज पे अपनी आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं। अब उसमें 100 में से आपके भी 90 नंबर आए हैं, 100 में से मेरे भी 90 नंबर आए हैं। अब आपको चूज करा जाएगा या मुझे चूज करा जाएगा, इसमें देखा जाएगा डिजायरेबल एक्सपीरियंस किसके पास है। मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 100 में से 90 नंबर मेरे पास भी आए हैं, आपके भी 100 में से 90 नंबर आए हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो सिलेक्ट कौन होगा? मैं आगे जाऊंगा, सिलेक्ट मैं होऊंगा, ठीक है। अब यहां पे दूसरी सिचुएशन समझ लो कि आपके भी 100 में से 90 नंबर आए हैं, मेरे भी 100 में से 90 नंबर आए हैं, लेकिन आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं है। तब मेरिट पे देखा जाएगा कि अब यहां पे डिजायरेबल की तो कोई बात ही नहीं है, आप भी फ्रेशर हो, मैं भी फ्रेशर हूं, डिजायरेबल वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो याद रखिएगा, केवल और केवल आपके पास लॉ की डिग्री है और लॉ ग्रेजुएट हो, फॉर्म भर सकते हो। सेबी का लॉ ऑफिसर का जो हमारी ये पोस्ट आ रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिजायरेबल के अंदर अगर 2 साल है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। याद रखना मेरी बात, ठीक है। जो कोई आपको बता रहा है ना 2 साल मैंडेटरी है, ये है वो है, कोई भी इसमें ध्यान रखने वाली बात नहीं है। ये सब अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि आपको कितना एक्सटेंशन मिलेगा, कितना एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। एज लिमिट के बारे में भी आप ये ध्यान रखना कि आपकी उम्र जो है कुछ भी हो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है कि अगर आप OBC कैटेगरी के हो, ठीक है, एंड शेड्यूल कास्ट वगैरह के कैटेगरी के हो तो आपको रिलैक्सेशन 5 सालों तक का भी मिलेगा, 3 सालों तक का भी मिलेगा। तो जो लोग इसके अंदर लाई करते हैं उनको ये पैराग्राफ ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब मोड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें तो फेज 1 के अंदर जो एग्जाम होगा आपका, वो आपका 2 पेपर्स उसमें कंसिस्ट होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स के ईच, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारा फेज नंबर 1 में होगा। अब फेज 2 का एग्जाम होगा, वो भी आपका ऑनलाइन मेथड से होगा, उसमें भी आपके 2 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के, टोटल 400 मार्क्स के हो गए। फेज 1 200 नंबर का, फेज 2 200 नंबर का, 400 नंबर का हो गया। अब फेज 3 आपका होगा इंटरव्यू का, ठीक है। फेज 1 आपका एग्जाम होगा 5 अगस्त 2023 को, जिसमें मैंने 2 पेपर का है ना 100 नंबर के। तो पेपर 1 के अंदर आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस आपको आना बहुत जरूरी है।
फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। कट ऑफ मैक्सिमम इसकी 30% तक जाती है कि अगर 100 में से आपके 30 नंबर आ रहे हैं ना तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई आप क्लियर कर गए हो फेज नंबर 1 का पेपर नंबर 1। अब पेपर नंबर 2 की बात करी जाए कि आपकी जो मेन मतलब हम लॉ की बात कर रहे हैं ना, तो लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर नंबर 2 में जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा और 40% की इसकी जो है कट ऑफ जाएगी। 100 में से 40 नंबर लाना आपको मैंडेटरी है। फेज 1 के अंदर अपना एक टैग लगाने के लिए भैया मैंने फेज 1 क्लियर कर लिया है। ठीक है, एग्रीगेट कट ऑफ बात करें तो आपके 200 में से 40% के करीब आने चाहिए, मतलब 200 में से 80 नंबर आप मान के चलिए। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, फेज 2 की अगर हम बात करें तो फेज 2 के अंदर आपका जो है ना एक डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्टिव टेस्ट आपका लिया जाएगा ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक करने के लिए कि बच्चे को ड्राफ्टिंग आती है नहीं आती। ठीक है, 100 नंबर का होगा, 30% यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका जो लॉ के सब्जेक्ट से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे 10-10 नंबर के। ठीक है, 70 नंबर के तो आप एमसीक्यू हो गए और 3 आपके 10-10 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो गए आपके ही लॉ की स्ट्रीम के। ठीक है, वो लिखने के लिए बोला जाएगा कि भाई मतलब कुछ भी मान लो और ये सब आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन होता है तो कंप्यूटर पे आपको टाइप करना पड़ेगा और एग्रीगेट कट ऑफ जो आपकी 50% रहेगी। तो अगर हम मान के चले 200 नंबर है तो 200 नंबर का 50% क्या है, 100 नंबर तो मिनिमम आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इतनी आपको समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इंटरव्यू की वेटेज 90% ऑफ मार्क्स, आपको 13.5 मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पे ग्रेड स्केल हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी पोस्ट के लिए पैसे रहेंगे, ये 44,500 एक बेसिक पे होता है, इसके बाद अलाउंसेस जुड़ते हैं और ये देखो ना ये लिखा है अप्रोक्सीमेटली आपका जो वो रहेगी 1,49,500 महीना आपको पे करा जाएगा। ठीक है, और ये है आपका विदाउट एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब अगर आपको गाड़ी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, तो आपको 1.5 लाख रुपए करीब आपको पे करा जाएगा। लेकिन अगर आपको अलाउंसेस चाहिए कि भाई मैं मुंबई में पोस्टिंग हुई है, मेरा घर है दिल्ली में, अब मेरा मुंबई में कोई जानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई घर नहीं, तो आपको घर रहने के लिए ये सेबी वाले प्रोवाइड कराते हैं। अपना बहुत बड़े बड़े लग्जरी क्वार्टर होते हैं, याद रखिएगा। तो उनमें से आपसे रेंट लिया जाता है, बहुत बहुत सस्ता रेंट होता है, याद रखिएगा। तो आपको कट कटा के कितने मिलेंगे, 1,11,000 रुपए आपके महीने में हर महीने आपको पे करे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है बेसिक पे। कहीं तुम ये सोचो अरे भाई 45,000 रुपए मिल रहे हैं सर, आप तो हमारे को 1.5 लाख कह रहे हो। अरे भैया आपको अलाउंसेस भी तो दिए जाएंगे, फैसिलिटीज भी तो दिए जाएंगी हर एक चीज की। ये तो बेसिक एक पे होता है। ठीक है, उसमें 1000 तरीके के सरकारी नौकरी में 1000 तरीके के और अलाउंसेस जुड़ के फिर एग्रीगेट अपनी एक सैलरी कैलकुलेट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना एक बात को। चलो हम आगे चलते हैं फिर, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके ये जो दिख रहे हैं ना, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स है सारे के सारे। यहाँ पे आपके एग्जाम्स हुआ करेंगे, तो आप जब भी फॉर्म भरोगे ना तो इन एग्जामिनेशन सेंटर्स को चेक कर लेना कि भाई मेरे घर यहाँ पे पड़ रहा है पास में, तो मैं पेपर देने जा सकता हूँ। फेज 2 का भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है। एंड एग्जामिनेशन फीस आपकी 1000 रुपए रहेगी प्लस 18% जीएसटी चार्ज होगा। शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स के लिए 100 रुपए फीस चार्ज रहेगी और 18% जीएसटी लगेगा, ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा एलिजिबिलिटी की बात करी हुई है बस। मुद्दे वाली बात यही है, आपको फॉर्म कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है ये सब यहाँ पे आपको कौन सा डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना पड़ेगा कौन सा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप जो भी कोई कैटेगरी में आते हो या आपकी कोई बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत है तो वो आपको शो करने के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा कौन सा फॉर्म नहीं लगेगा, ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है, जो आपका प्रोफेशनल पेपर है ना, जैसे पेपर फेज 1 में पेपर नंबर 2 में प्रोफेशनल पेपर मांगा है, फेज नंबर 2 में पेपर नंबर 2 के अंदर प्रोफेशनल पेपर मांगा हुआ है, तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, सीपीसी है, टीपीए है, आर्बिट्रेशन है, लिमिटेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, इंपॉर्टेंट लैटिन एंड लैटिन टर्म्स जो होती हैं, मैगजीन्स होते हैं और टॉट्स होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिक हम कानूनी रूप से हमें आने चाहिए। तो आपके लिए जेन्युइन पेपर रहेगा मेरे हिसाब से, तो ये ट्राई करना चाहिए। फेज 2 में थोड़ा सा आपका एरिया ब्रॉड कर दिया, जैसे कंपनी लॉ जोड़ दिया, सिक्योरिटी लॉ जोड़ दिया, क्योंकि आप सेबी के अंदर जा रहे हो तो सिक्योरिटी एंड कंपनी लॉ तो आपको आना चाहिए। यही नहीं आता तो फिर सेबी में काम करने का फायदा क्या, तो याद रखें। और इंग्लिश का भी यहाँ पे बता रखा है क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, चलो मेरे मुताबिक मैंने आपको सारी की सारी कंप्लीट डिटेल्स दे दी हैं। एक फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है जानकारी रखना, और जब आप पेपर देने के लिए जाओगे, सिलेबस में जाओगे, कितनी मेरे को सैलरी मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कब तक मेरे को फॉर्म भरना पड़ेगा, सारी डिटेल्स मैंने कंप्लीट आपको बता दी है। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ के मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।